बहुत हद तक समझा दिए थे। बैठो बैठो जल्दी बैठो। बायोलॉजी में कहां तक बता दिए थे? एंजाइम बताए थे। हाँ, एंजाइम बताना है। बैठो बउआ। विटामिन B1 का नाम, विटामिन B2, B3, निकोटिनामाइड या फिर 4 होता है, 8, 9, 10, 11। हाँ 11 होता है। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथाइमिन। B6 को पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B11 फॉलिक। साइनोकोबालामिन। B1 की कमी से बेरीबेन। B2 किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। B3 किसके वजह से? हाँ, बाल का पकना। B4 तो होता नहीं है। B5 पेंटोटाइमिन पेलेग्रा। B6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया। B7 बायोटिन विकलांग हो जाएंगे, लकवा मार देगा। क्या हो जाएगा? लकवा मार देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए B11 फॉलिक एसिड। B12 पर्सिनियस एनीमिया। पेचिस लूज मोशन। आगे बढ़े। बैठा लो बबनी उसको जल्दी, तो कहीं और हट जाएगी वो। हट जाओ बबनी। लड़की जब एडजस्ट नहीं करती है, जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लिया कीजिए। आप लड़की लोग को खुद सोचना चाहिए। हम लाइव वालों को रोक के ऐसे बताते, लाइव वाला सब शराबता होगा सब, इसीलिए रिजल्ट जल्दी नहीं होता। समझा गया कि नहीं? आ गया? कब बोलता होगा कि नहीं होता? अच्छा, कभी लड़की लोग खुद बताओ, अपने मन से सोचो, कभी देखिए हम लड़कों को इस तरह से परेशान होके उजबुजा के बोलते हुए? कब? प्रोजेक्टर बस उठाता है सब, उसलिए अदरवाइज कोई, बाकी सब ही सब में ठीक है। देखो कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट हो जाएगा सब, बोलना नहीं पड़ेगा ये सबको। जय बकललवा, दे उसको जल्दी, जा जल्दी एडजस्ट हो जाओ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, पानी अपने लिए ले आकर दूसरे को मत, बैला को तौर मत दिया करो, पागल है। जितना छोट साइज का होता है सर बहुत खतरा होता है सर। जल्दी अल्लाह, फिर आ गई सभी सब। अब कहां बैठेगी सभी सब? आपको हम एंजाइम के बारे में बता देते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन। यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह पाचन की क्रिया में एंजाइम। एंजाइम क्या होता है भैया? एक प्रकार का प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका मुख्य काम पाचन की क्रिया। आगे बढ़े। जैसे आप समझिए, सुक्रेज नामक एंजाइम किसे बजाता है? सुक्रोज को। सुक्रेज नामक एंजाइम आगे बढ़े। तो एंजाइम की क्रिया किस लिए जरूरी है? पानी नहीं पिएगा 10 मिनट तो मर जाएगा लोग। हमारे आने से पहले सब लोग पानी पी के बैठा करो लोग, रेडी। पाचन की क्रिया में हार्मोन जरूरी की एंजाइम। एकमात्र ऐसा पदार्थ पित्त है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन की क्रिया में भाग लेता। आप लोग को पाचन पढ़ा दिए थे पिछले जन्म में ही, मतलब लॉकडाउन से पहले। तो आपको हम पढ़ाए थे कि पित्त की थैली से निकलने वाला पित्त, अंग्रेजी में गाल, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? पित्ताशय से निकलता है पित्त। गाल कहिए या बाइल कहिए, ये हरे रंग का पदार्थ होता है, क्षारीय होता है, ये वसा का पाचन करता है। तो एकमात्र पदार्थ बाइल या गाल है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन की क्रिया में भाग लेता है। किसी को कोई दिक्कत? एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन।
ये किसमें भाग लेता है? पाचन की क्रिया। किस क्रिया में भाग लेता है? पाचन की क्रिया में भाग लेता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हर्षित गेमर, तू पढ़ने आ गया रे? नाम लिखा है हर्षित गेमर, अब पढ़ने आया। पर सर आप फ्री फायर खेलते हैं कभी कभी? एक तो हम फ्री फायर का वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, ना अपने पे नहीं है, दूसरे चैनल पे है। मतलब वो उस खेले थे, डाल दिए थे किधर से मिल गया किसी को। अब पूरा यूट्यूब पे हल्ला मचले, खान सर फ्री फायर। अरे चाचा, हमें तुम समझ सको, अभी तुम में इतनी समझ नहीं। पबजी नहीं खेलते हैं। पबजी तो वैसे ही बंद हो गया। हमको पहले पबजी लाइट फिर आ गया। ओ माय गॉड, फिर आ गया ये। चलो ध्यान से समझो यार, पढ़ने आ रहा है पढ़ाई भी करो। गेम वोम अच्छा चीज थोड़े होता है, नहीं तो हमको छोटा सोलो खेल के हम अच्छा से हरा देते हैं एकदम बढ़िया से। देखियो यूट्यूब पे हमारा बहुत तगड़ा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। ये वो क्या नाम है, यूट्यूब पर वीडियो करने के लिए, अब फ्री फायर के लिए है, लेकिन जानते हम बहुत कुछ है। लॉकडाउन में खेल लिए थे, उस सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? गेम वगैरह ये सब नशा होता है, इस सब का टाइम आपके पास है। आगे बढ़ जाते हैं, आप समझिए ध्यान से। पाचन की क्रिया में एंजाइम जरूरी होती है, आप एंजाइम को आराम से पहचान सकते हैं। इसके लास्ट में, एंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है। क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? एज। क्या लगा होता है? एज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे सुक्रेज, क्या होता है? सुक्रेज, ग्लैक्टेज, माल्टेज। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और जो ग्लूकोज होता है उसके लास्ट में ओज लगा होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओज लगा होता है। सुक्रोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए एंजाइम का अलग बना दिया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। हिंदी में शर्करा। इसके लास्ट में क्या होता है? ओज। इसके लास्ट में ओज। ओज। जैसे अगर हम इसमें लास्ट में क्या लगा रहेगा बाबू? एज। एज। और इसमें क्या रहेगा? ओज। और इसमें एज। जैसे सुक्रेज, सुक्रेज ये क्या हो जाएगा? एंजाइम। किसको पचाएगा? सुक्रोज। किसे पचाएगा? सुक्रोज। तो ओज लगा है तो कार्बोहाइड्रेट है, ओज लगा है तो कार्बो। तो सुक्रेज नामक एंजाइम किसे पचाएगा? सुक्रोज। यहां पर माल्टेज, माल्टेज नामक एंजाइम किसे बढ़ाएगा? माल्टोज को। किसे बचाएगा? माल्टोज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लैक्टोज को। ग्लूकेज तो सबसे आराम से तो ग्लूकोज पचिए जाता है, तो मोनोसेक्राइड ओकरा पचैला में कौन चीज जाता है? अब किसी से ग्लूकोज ना पचे तो ससुरा दलिद्र मरेगा वो। अब भैया मोनोसेक्राइड होकर ग्लूकोज नहीं पच रहा है तो जिंदा लायक है वो, सीधे मरेगा वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पढ़ाई दी है आप लोग को ग्लूकोज। तो ये एंजाइम और इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। अलग अलग टाइप का एंजाइम होता है। कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एंजाइम में एज लगा। जैसे टाइलिन भी एक तरह का एंजाइम, डाइस्टेज भी एक तरह का एंजाइम है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होता है? एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सब भी एंजाइम है, सब जो पाचन की क्रिया करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब में क्या लगा हो? एज लगा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक शॉर्टकट हल्का सा बस ऐसे ट्रिक के तौर पे हो गया। अब इसके बाद समझते हैं हार्मोन। क्या समझते हैं? हार्मोन। हार्मोन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर का स्टेबलाइजर होता है। क्या होता है? स्टेबलाइजर। आपके घरों में टीवी जब देखते होंगे तो एक उसके साथ स्टेबलाइजर लगा होता है, देखते हैं कि नहीं? स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज बढ़ा देता है और वोल्टेज को घटा देता है। केवल बढ़ाने का काम करता है, घटाने का भी, दोनों का काम करता है। एसी में जो स्टेबलाइजर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। एसी का स्टेबलाइजर कैसा होता है? एसी का स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक होता है। इसमें अपने से वो बढ़ा देगा वोल्टेज, अपने से घटा देगा। और देहात में हम लोग के यहाँ जो बचपन में आप लोग के था कि नहीं, हम लोग के यहाँ तो स्टेबलाइजर था, बड़ी टाइट होता था ससुरा ऐसे। आजकल तो इजी वाला आ गया ना, देर ऐठिए तो स्टेबलाइजर में पलट जाता था ऐसे। तो दाब के
और के बाद ऐंठना पड़ता था, और पैसे कबो कबो इस ऐंठने वाला फ्री होके टूट जाता था, तो पिलास ले आके ससुरा ऐंठ पहले जमाने के स्टेबलाइजर वो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, नहीं तो पिलास से उसको क्या करिए, कम कीजिए। तो वो स्टेबलाइजर हमारे शरीर में भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। स्टेबलाइजर को क्या कहते हैं हम, हार्मोन। स्टेबलाइजर को हार्मोन। कभी कभी हार्मोन कम निकलता है तो आदमी का वोल्टेज डाउन हो जाता है, और कभी भयानक हार्मोन निकल गया, आओ तोरा देख लो, तो आओ, समझ में गया कि नहीं गया। तो हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन। शरीर में उत्तेजनाओं को बढ़ाने और घटाने का काम कौन कौन, हार्मोन निकलता कहां से, तो ग्लैंड से निकलता है, ग्रंथियों से, ग्रंथि या ग्लैंड से, ग्रंथि या ग्लैंड से। हार्मोन बनते कहां पे हैं, ग्रंथि या ग्लैंड में, निकलते कहां से, ग्रंथि अंग्रेजी में ग्लैंड से। ये हमारे शरीर के क्रिया को तेज कर सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। ये एक कैटेलिटिक का काम करते हैं। जिस तरह से कैटेलिटिक का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा करने वाला पदार्थ, तेज या धीमा करने वाला पदार्थ। जैसे पानी को खौला रहे हैं तो वो एक रासायनिक क्रिया हो रही है, लेकिन अगर उसमें एक नमक डाल देंगे तो वो उत्प्रेरक का काम करेगा, पानी को क्या कर देगा, जल्दी खौला देगा, पानी को क्या कर देगा, जल्दी खौला देता है। उसी तरह से जो हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन किसके बने होंगे बाबू, प्रोटीन के। ये हमारी शरीर में क्या करते हैं, उत्तेजना, उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अतः हम इसे सजीवों में यानी जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटेलिटिक कहते हैं। क्या कहेंगे, बायोकैटेलिटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। सर यूरिक एसिड क्या होता है, गठिया नामक बीमारी होती है, आगे पढ़ाएंगे। उस बीमारी में हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की बीमारी बढ़ जाता है, और साइनोवियल नामक द्रव घट जाता है। बढ़ेगा यूरिक एसिड, घट जाता है साइनोवियल, तो हमारी हड्डियां चोय चोय करने लगती हैं, जगह जगह दर्द होने लगता है। बूढ़े लोगों में हो जाएगा, उसको कहिएगा बुढ़ऊ सबको बैठिए तो कोनो चीज पहले पकड़ लेगा, सब ऐसे आराम से बैठेगा, सब बाप रे बाप ऐसे कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यंग एज में लड़का सबको कुछ भी कहिए, उनमें कोई यूरिक एसिड नहीं होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। जैव उत्प्रेरक, जीव उत्प्रेरक नहीं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज कर देगा या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटाकर धीमा कर देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हार्मोन को पढ़ना है ग्लैंड के बारे में, ग्लैंड चैप्टर में। समझ में क्या, हार्मोन को किस चैप्टर में पढ़ना है, ग्लैंड। ऑनलाइन वालों को ग्लैंड चैप्टर हम पढ़ा दिए, ठीक है, ऑनलाइन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को ग्लैंड थोड़ा सा बचा है, आप लोग भी पढ़ लेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आपको केवल क्या जानना है कि हार्मोन होता क्या है, हार्मोन किसके बने होते हैं। ये उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं, उत्तेजना को घटा सकते हैं। जब ग्लैंड नामक चैप्टर में हार्मोनों के काम होते हैं, जैसे किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रीनल ग्लैंड, उससे निकलने वाला हार्मोन एड्रीनलिन, क्या निकलता है, एड्रीनलिन। अगर एड्रीनलिन हार्मोन निकल गया तो बीपी को बढ़ा देगा और इतना मार धार करने लगेगा, जितना भी स्टोर एनर्जी है माइटोकांड्रिया में झोंक देगा वहां पर, और उसके बाद किसी को मारिएगा ना, उसको दिन में तारा दिख जाएगा। तो अगर कोई आदमी बिखिया गया, एकदम बिखिया रहा है, मार देंगे तोरा, तो भागिएगा उसके पास से, एड्रेनलिन निकलल है होकर। समझ आ गया कि नहीं आएगा। लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, मारेगा एकदम झनक जाएगा दिमाग, आप भाग जाइए वहां से, आधा घंटा बाद आइए, उसको देखिए शांत है आप, तब मारिए। आधा घंटा पहले तोरा में हार्मोन निकलल था तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अक्सर देखिएगा गुस्सा में आदमी बड़ी बुरा मार देता है, और कई लाठी पा जाइएगा ना तो दिमाग को सिग्नल नहीं भेजता, एड्रेनलिन निकलेगा ना, दिमाग को टेंशन नहीं, हम संभाल लेंगे। 3-4 लाठी पड़ जाएगा तो पता नहीं चलता है मार में। अब बाद में जब एड्रेनलिन का प्रभाव खत्म होता है तब कहता है देख भी रे कपड़ा फूट गई बका हमारे कई को लड़ाई में देखिएगा ना, बाद में दिखाता है फूट गई लोग हमारे। किस लिए, क्योंकि उसमें हार्मोन हार्मोन बहुत खतरनाक काम कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हार्मोन के नाम और प्रोटीन के नाम दोनों क्या होते हैं, आपस में मैच करते रहते हैं, लगभग कंफ्यूजन हो जाएगा आपको हार्मोन में और प्रोटीन में। प्रोटीन IN लगा रहेगा, प्रोटीन INE हार्मोन,
देखिए आपके मटेरियल में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? देखिए और वो माल्टोज वगैरह वाला तो बढ़ा ही दिए। आयन रहेगा तो क्या होगा? प्रोटीन। जैसे मैं आपको एग्जांपल में लिखा है पेप्सिन, क्या लिखा है? पेप्सिन। और INE लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? हार्मोन। रेनिन, क्या हो गया? रेनिन। INE लगा रहेगा तो हार्मोन, और IN लगा रहता है तो प्रोटीन। कोई जरूरी नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट, ये कोई रूल नहीं है। एक अमूमन आदमी इसे हल्का सा बता दिया, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, आपको क्या चीज हो गया जी? रेनिन बोल रहा है, प्रोटीन भी है, हार्मोन भी है। रेनिन किडनी के पास से निकलता है, बीपी को बढ़ा देता है। समझा क्या? खाली आधे पढ़ा है, अभी पढ़े। इससे पहले मेडिकल की तैयारी करते थे, कौन सी का? इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन का क्लास। देखिए ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के को लेकर हम लोगों ने पूरा इंटरनल बात करके बैठ गए लोग, मंत्रालय से लेके A to Z। सबका कहना है कि दिसंबर मिड में, किसमें? दिसंबर मिड में। लेकिन जिस समय में आपका NTPC का एग्जाम चालू हुआ था, लगभग वैसे ही वो भी 15 दिसंबर से लेना चालू किया था। NTPC भी कब से चालू किया था? 15 दिसंबर से। और आप लोग का नॉर्मल जो अभ्यर्थी थे, इंटरनल वालों का कब से ले लिया था? 15 दिसंबर से। और ऐसे आप लोग का 3 या 4 जनवरी से चालू किया था पिछले साल। तो वैसे आपका क्या चालू करेगा? ग्रुप डी भी। लेकिन उस सब के लिए पहले से तैयारी रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, अचानक रिजल्ट देगा तो। इसके बाद हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं उपापचय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उपापचय। हिंदी में मेटाबॉलिज्म। वही यार, मेटाबॉलिज्म ये 2 टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उपापचय बोलते हैं। उपापचय, उपापचय। इसका हिंदी क्या लिखा है? देखिए तो उपचय, इसको अपचय, अपचय। हिंदी वाला सबको इसीलिए ना बीमार पड़ जाता है सब, अपचय उपचय बुझेबे नहीं करता है सबको। चलिए ध्यान दीजिए। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़े चीजों का निर्माण करना। तो एनाबॉलिज्म को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं निर्माण। क्या बोल सकते हैं? निर्माण। और कैटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं टूटना। क्या चीज? टूटना। तो वहां पर कोई भी चीज बनता है, छोटे छोटे चीजें मिलकर बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे चीज मिलकर बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण किसमें करते हैं? एनाबॉलिज्म। और बड़े चीज टूटने लगते हैं कैटाबॉलिज्म में, बड़े चीज टूटने लगते हैं कैटाबॉलिज्म में। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ में आ रहा है आप लोग को? समझिए कैसे। आप पढ़े हैं श्वसन तंत्र में, आपको बताए हैं 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो छोटे छोटे चीज मिलकर निर्माण कर दिए। 20 एम्यूनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये कौन सी क्रिया है? एनाबॉलिज्म। कौन सी क्रिया है? एनाबॉलिज्म। तो शरीर में एनाबॉलिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो हार्मोन का निर्माण हो, पाचन की क्रिया का निर्माण हो, सॉरी पाचन कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण हो। तो जब छोटे छोटे चीज मिलकर किसी बड़े चीज का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एनाबॉलिज्म। जैसे कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कई सारे मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? एनाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा? अब हम समझ, एनाबॉलिज्म हो गया। अब हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई भी बड़ा पदार्थ टूट कर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोई भी बड़ा पदार्थ टूट कर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे आप भर थरिया खाना खाते हैं, उस खाना के अंदर प्रोटीन है, उसमें फैट है, मिनरल है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। इतना भर तरिया खा गए, उसमें 75 चीज क्या है?
जो विटामिन खाए हैं उसके तो पाचन में कोई झमेला नहीं, वो अपना अपना काम कर देगा, कोई झमेला नहीं है पाचन में उसमें। लेकिन जरा याद कीजिए, अगर प्रोटीन खाए हैं उस ससुरा टूटेगा प्रोटीन, नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन अलग, ये अलग होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट में यदि आपने मोनोसेक्राइड खाया है, मोनोसेक्राइड में एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह, तो अगर आपने मोनोसेक्राइड खाया है तो टेंशन है नहीं, आराम से पच जाए। लेकिन अगर डाइसेक्राइड खाए हैं पचने में टाइम लगेगा। पॉलीसेक्राइड तो ससुरा पचता ही नहीं है। और पॉलीसेक्राइड का शुरुआती मात्रा भले आप पचा सकते हैं, जैसे दतुअन चबा जाएंगे तो हो सकता है पचा जाए, अब बड़का मोटा डंठल हो जाएगा तो नहीं पचा पाएंगे। तो पॉलीसेक्राइड सुक्रोज वगैरह हम थोड़ा हल्का सा ना बराबर क्या कर सकते हैं, पचा, अदरवाइज में ऐसे नहीं पचा सकते। समझ में आ गया नहीं? आगे बढ़े। सर फट जाता है तो वहां बाल क्यों नहीं आता है? जहां सर फटेगा ना आदमी का, वहां पे उसके नीचे जो बाल निकालने वाले ग्रंथि होते हैं, जड़ होते हैं, वही उड़ जाता है, तो फिर वहां से बाल नहीं निकलेगा। तो नकली बाल खरीद कर, देखिए महिला जो अपना बाल बेचती है सोन पापड़ी खाने के लिए, वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है फैक्ट्रीज वगैरह। अब उस फैक्ट्री में उन बालों को धुला जाता है हेड एंड शोल्डर से हेड एंड शोल्डर से नहीं, उसको अलग अलग शैम्पू में फैक्ट्रीज में धुला जाता है। उन फैक्ट्रीज में जब धुल लिया जाता है तो उसके बाद से उसको अलग अलग साइज का काट लिया जाता है। कभी कभी उसका प्रयोग पेंटिंग के ब्रश बनाने में किया जाता है, या फिर कोई कहीं पे घड़ी वगैरह जो होता है, ये वॉच वगैरह, उसको साफ करने के लिए ब्रश रखता है। देखते हैं घड़ी बिगड़ जाएगा तो साफ करेगा, पेंटिंग वाला ब्रशवा नहीं रहता है, वो रहता है हल्का एकदम सॉफ्ट रहता। कुछ खिलौने बनाने के लिए महंगा महंगा गुड़िया खरीदिएगा, महंगी गुड़िया जो सीबीएसई वाली लड़कियां खरीदती है सब, उसमें आई रहेगी 10 रुपया का गुड़िया मिलता था, पेटवा दाबिए तो चो चो बोलती थी, ऐसे लेटाइए तो अखियां बंद कर लेगी, उठाइए तो अखियां खोल लेगी ऐसे वो वाली गुड़िया नहीं लड़की सब ना बचपने से उठपटांग खेलेगी, सब एगो गुड़िया खरीद लेगी, ओका कपड़ा बदलेगी, एगो गुड्डा खरीद लेगी, और घर में से कुछ सामान उमान लाएगी, खाना पीने वाला होगा, शादी कराएगी सबको खिलाएगी, लो तुम खाओ तुम खाओ। शुरू से उसे अजबे सोच की होती है और लड़का सब शुरू से खचड़ा, गुल्ली डंडा खेलेगा, एगो साइकिल का टायर लेगा, एगो लकड़ी लेगा, मार और उसके पूरा धूप में नहीं तो 7 को ईंटा साज देगा इस ईंटा पे मार। तो वो जो गुड़िया वगैरह बनती हैं तो उसका जो बाल होता है वो कहां से आता है? यही महिलाओं का जो बाल फेंक दी गई रहती है, उसको छोट छोट जिस साइज का जैसा मिला उसको लगा देता है और पेंट कर देता है। पेंट देखते हैं गुड़िया सब जो होती है, कोनो का काला बाल रहेगा, कोनो का कुछ या अजब अलग टाइप का, अरे उजला रहता भी होगा। अब कौन अपना, हम लोग को 15-20 साल पहले का गुड्डा गुड़िया देख ले आदमी कितना याद रहेगा। ओके अखिया पे देखिएगा, वो सब का जो मेकअपवा रहता है ना, खूब ऐसे ऐसे अखिया का बलवा बनाता है उसको, ऐसे लगता है एकदम छज्जा बनी ले, एकदम बरसात का पानी आंख में नहीं आना चाहिए तो वो सब बाल काम आता है। तो ये बाल जो होता है वो तो जिसको आर्टिफिशियल बाल लगाना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वही बलवा को क्या करेगा, लेके और आपकी क्या करता है, ट्रांसप्लांट कर देता है। और नहीं तो कुछ बाल ऐसे आते हैं जो टोपी की तरह पहन लिया जाता है अंदर, और क्या कहे पहन लीजिए, उसको नकली बाल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नकली बाल, वो सब बाल के अलग अलग काम होते हैं, अदरवाइज में बाल दोबारा नहीं निकल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये टूटे हुए क्रिया को कौन बड़ा करता है? किसी चीज को तोड़ने की क्रिया कैटाब। जब आप पाचन करते हैं तो क्या होता है, कैटाबोलिज्म। मुंह में टाइलिन किसका, स्टार्च को तोड़ देता है, दूध को तोड़ देता है पेट में, रेनिन ट्रिप्सिन ये पेप्सिन ये सब प्रोटीन को तोड़ते हैं सब। तो टूट फूट की क्रिया क्या कहलाती है, कैटाबोलिज्म, यानी काट छाट की क्रिया कैटाब, और निर्माण की क्रिया, हाँ, और टूट फूट की। तो हम इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं? पाचन लिख सकते हैं, पाचन नहीं लिख सकते हैं, श्वसन लिख सकते हैं। श्वसन में भी तो तोड़ फोड़ हो जाता है। हम ऐसे क्या लेते हैं, गैस, हवा में क्या लेते हैं, गैस, एयर लिए, इसमें 78% क्या
नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% नारो। तो इसको तोड़ फोड़ होता है कि नहीं? नाइट्रोजन अलग करो, हाइड्रोजन अलग करो, ऑक्सीजन अलग करो, ऑक्सीजन को ले जाएगा हीमोग्लोबिन, बाकी सबको समेट के फेंक दो, भागो यहाँ से। तो तोड़ फोड़ की क्रिया हो रही है कि नहीं? काट कूट की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कैटाबोलिज्म, और निर्माण की क्रिया को एनम, कोशिका से टिश्यू निर्माण। हाँ, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म याद रहेगा। इन दोनों क्रिया को मिला देंगे तो मेटाबोलिज्म। अब आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अगर ये कैटाबोलिज्म हो रहा है या एनाबोलिज्म हो रहा है तो सीधे क्या बोल देंगे? मेटाबोलिज्म। ये दोनों क्रिया को मिला देंगे तो मेटा। हमारा शरीर जिंदा है मेटाबोलिज्म की वजह से। किसकी वजह से? मेटा। अगर मेटाबोलिज्म रुक गया तो बहुत दिक्कत होगा। छोटे बच्चों में एनाबोलिज्म ज्यादा होता है तो उनका शरीर निर्माण तेजी से होता है। बूढ़े लोगों में कैटाबोलिज्म तेजी से होता है, उनका कोशिका शरीर सब चीज क्या होते रहता है? टूटते रहता है। तो और यंग एज में दोनों जारी है। यंग एज में क्या है? दोनों जारी। एनाबोलिज्म ज्यादा तेज होने लगेगा, सोचो पता चला कैंसर का रूप ले ले। कैंसर क्या होता है? आगे चल के पढ़ना है बीमारी में आपको। कैंसर कोई बीमारी, बैक्टीरिया बीमारी नहीं है। आपकी कोशिका पगला जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। जैसे इस क्लासरूम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है, अगर हम इसमें और एडजस्ट करना चाहें तो 30-40 लड़का एडजस्ट कर सकते हैं। पता चला एक और बैच का लड़का बुला लिए, इसको छुट्टी नहीं देंगे, क्या हाल होगा? इसी को कहा जाता है कैंसर। कि जगह जितना है उससे ज्यादा कैपेसिटी हो जाता है, जो कंट्रोल के बाहर हो जाए उसे क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हो गया। विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी किसको नियंत्रित करते हैं? कैटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म। यानी सीधी सी बात, किसको? मेटाबोलिज्म। अगर आपके शरीर में विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है तो आपके शरीर का क्या सही रहेगा? मेटाबोलिज्म। और अगर ये नहीं है तो आपका शरीर का मेटाबोलिज्म सिस्टम चौपट होना फिक्स है। एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन होगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, एनाबोलिज्म होगा? नहीं होगा। तो एंजाइम और प्रोटीन दोनों जरूरी है किस चीज के लिए? मेटाबोलिज्म के लिए। किसके लिए? अगर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चैप्टर क्या है? मानव रोग। अगला चैप्टर है मानव रोग, डिजीजेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजीज, रोग या बीमारी। देखिए, बीमारी या रोग कुछ खास अलग चीज नहीं होता है। हमारे अगल बगल में हम सब किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। सब का सब इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन पढ़ना उसी बीमारी को है जिससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो शरीर में आने वाले ऐसे चेंजिंग जो जिसे शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है वो किस में चला जाता है? बीमारी में। नॉर्मल बुखार आप नहीं झेलने जाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बुखार भी क्या एक तरह का बीमारी है। अब जैसे देखिएगा सीबीएसई वाले जो लड़के रहते हैं उनको बुखार लगेगा तो दवाई खाता है, और हिंदी मीडियम का लड़का इंतजार करता है कब उतरेगा। कुछ नहीं करता है हिंदी मीडियम का लड़का, पंखा बंद करके ओढ़ के सूझ जाता है जो अपने उतर जाएगा। और सीबीएसई वाला क्या करेगा? ओ माय गॉड, फीवर, पैरासीटामोल, न्यूज लाइट, घरे फोन कर देगा, मम्मी तबीयत खराब है, मार बकलो अहिया। वो पंखा बंद करेगा तो पार्टनर कहेगा, रे छोटा कहीं का गर्मी लग रहा है, पंखा बंद किया, मर रहा है क्या तुम? तो बुखार भी एक तरह का क्या है? बीमारी। तो शरीर में आने वाले ऐसे चेंजिंग जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है या बैलेंस बिगड़ता है वो किस में ज्यादा आ जाता है? बीमारी में। बीमारी कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे सिंपल टाइप के कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज। तो पहले टाइप की बीमारी आगे डिफिशियंसी डिजीज उसे कहते हैं जो किसी न किसी चीज की कमी से हो गया। जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा, कोई बैक्टीरिया वायरस से हुआ है तो डिफिशियंसी डिजीज क्या दूसरे को दे सकता है? वही बीमारी आप दूसरे को दे सकते हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फंगस से हुआ है, एलगी से हुआ है। अदरवाइज में अगर डिफिशियंसी डिजीज है तो आप ही झेलेंगे। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है अल्पता, अल्प मतलब कमी। तो डिफिशियंसी डिजीज मतलब अल्पता, डिफिशियंसी डिजीज मतलब अल्पता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जय कुमार सर मध्य प्रदेश से हैं, इंग्लिश में पीडीएफ दे दीजिए। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश सीबीएसई वाला होगा।
अरे देखते रहो, हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं यार। अभी डिफिशियंसी बोले हैं कि नहीं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अल्पता। तो डिफिशियंसी डिजीज या अल्पता वो किसी न किसी चीज की कमी से होता है। जैसे आंखों की रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी रोग बी की कमी, सी की कमी से, बेरी बेरी सी, बेरी बेरी बी, रिकेट्स डी, नपुंसकता ई। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, शुगर, इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज, आयरन की कमी हो गई, एनीमिया, आयरन की कमी हो जाएगी, आदमी का शरीर गिरा गिरा रहेगा, बहुत सोएगा जरूरत से ज्यादा, धब धब गिरेगा बेहोश होके। देखिएगा किसी किसी कोई बड़ी टाइप का बेहोश हो जाता है, खोलेगा ना उसे, सोएगा तो आधा आँखिया खुले रहेगा। अरे पूरा बंद करके सोना, डर लगता है जो सोया है कि आधे चले देखे आधा आँखिया खोल के सोता है कंफ्यूजन तो हमको कभी कभी हो जाता है, मरना ना गया ये घुमारी कौन सी होता है रे? चक्कर, चक्कर भी शरीर में, दिमाग में मैसेज ले जाता है सोडियम, और अगर शरीर में सोडियम की कमी हो गई तो आपको क्या आने लगेगा, चक्कर। सोडियम की कमी हो गई, चक्कर। तो ये सारी बीमारियां डिफिशियंसी डिजीज होती हैं। कौन सी होती है, डिफिशियंसी। जैसे प्रोटीन की कमी से मरास्मस या क्वेसिकोस। तो डिफिशियंसी डिजीज में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जोन चीज की कमी हो गई ठूस दीजिए ससुराल, जो सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है और आदमी खुद से लगा लेता है, उसका नीडल बहुत छोटा होता है, यहाँ पे पेट पे लगा लीजिए, ऐसे कपड़ा के ऊपर से लगा लीजिए, इंसुलिन हो गया काम खत्म। तो शुगर वाले लोग क्या लगा लेते हैं, इंसुलिन। शुगर आजकल कॉमन बीमारी होते जा रहा है शुगर। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं इनमें भी इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि सारा इंसुलिन कहाँ चल जाता है, बचवा में। तो उन सब को भी क्या हो जाता है, डायबिटीज का डर हो जाता है, शुगर मत हो जाए। तो डॉक्टर उन लोग को भी क्या देता है, इंसुलिन की गोली खाने के लिए, और अगर चेकअप करता है तो उस सबको मतलब और क्या दे देगा, इंजेक्शन के रूप में। आजकल की लड़की सब, महिला जो है गर्भवती हो जा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नौटंकी उन सबका 7वां आसमान पे चल जाए। और ये नहीं समझ रही है बकलोलिया कि ये जो गलती वो कर रही है इसका खामियाजा पूरी जिंदगी उस बच्चा को भुगतना पड़ेगा, पहले बच्चा को ही भुगतना पड़ेगा। अरे यार उस बच्चा को पेट में रख के उसको सुकुवार बना के रख दिया, न काम करेगी न कुछ, पढ़ल लिखल उतना नहीं रहेगी, ओकरा लगेगा हमरे पेट में 2 लड़का है तो हमरा 2 आदमी का खाना खाना चाहिए, अपना भी और एकरा भी। रे ससुरी तो नहीं, कोई ऐसा जरूरत नहीं होता है। जो एक नॉर्मल लेकिन ना बैठल रहेगी कोना में, इसे महाबकलोल होती है सब। आप लोग भी इस सब का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना तो तुम लोग का बचवा कैसा हो जाएगा, भोदा, वही बकलोल टाइप का हो जाएगा। तो इनसा गर्मी हो जाएगा तो 20 जगह फोड़ा निकल जाएगा। काहे? तो बबुआ पेट में थे तो मम्मी इनकर आराम कर रही थी। हाँ, अरे पूरा ठंडी गर्मी बरसात दुख मुसीबत सब झेलना है उसको, तब ना हो जाएगा एकदम चट्टान सिंह। ना तो वही होगा फूल कुमारी ले से ज्यादा ना है। आगे बढ़े चलिए ध्यान समझ। तो गर्भवती महिलाओं में भी किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ये डिफिशियंसी डिजीज कोई खतरनाक में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ डिफिशियंसी डिजीज बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेगा, इतना बड़ा गला लटक गया। आप आयोडीन खाते रहिए, पतंजलि का नमक, टाटा का नमक, आशीर्वाद नमक, कुछ अब काम करने वाला नहीं। ये डिफिशियंसी डिजीज आपको पढ़ने में पहले से पता है, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ उसकी डिफिशियंसी डिजीज भी पढ़ लेते हैं। जैसे जब आप विटामिन ए पढ़ रहे थे तो उससे होने वाला डिफिशियंसी डिजीज रतौंधी पढ़ लिए थे। समझ आ गया कि नहीं? ब्लाइंडनेस बीमारी रतौंधी जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसे, रतौंधी रात में नहीं दिखता है वो। अब हम समझते हैं वंशानुगत बीमारी, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक। कौन सी? जेनेटिक्स। वंशानुगत यानी जेनेटिक्स, जेनेटिक यानी अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिकी। ऐसी बीमारी जो खानदान दर खानदान क्या हो रहा है, चलते आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस, क्या हो गया, कलर ब्लाइंड, वो खानदान दर खानदान क्या हो रहा है, चल रहा है, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफोलिया,
हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है, इंग्लैंड की महारानी से फैला था। इस बीमारी में अगर कहीं कट जाता है तो वहां खून जमता नहीं है, और खून जब जमेगा नहीं तो पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, सीक्रेट होके बह जाएगा। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी, ये सब कैसी बीमारियां हैं, आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, ये दूसरे में फैलती नहीं है, खतरनाक होती है लेकिन दूसरे में फैलती नहीं है, तो वो उतना खतरनाक उसे नहीं माना जाएगा। जैसे टाइफाइड, टाइफाइड भी एक बीमारी है। आपको टाइफाइड है तो क्या दूसरे को भी हो जाएगा, नहीं होगा दूसरे को। कैंसर, आपको कैंसर है दूसरे को हो जाएगा, नहीं, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। जैसे डिफिशियंसी डिजीज में देख लीजिए, किसी को शुगर है तो क्या दूसरे को फैला देगा, नहीं। लेकिन कुछ ससुरे खतरनाक होते हैं जिसे हम कहते हैं संक्रामक बीमारी। कौन सी बीमारी, कोरोना। कौन सा, कोरोना। कोरोना को हम लोग अगले 16 दिन में कंप्लीटली बाय बाय करने वाले हैं। समझ में गया, अगले कितने दिन में, 16 दिन। आज के डेट में 91 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका, 91 करोड़ से ज्यादा हो गया, 92 करोड़ को हो गया। समझा गया कि नहीं आ गया, इतना कंप्लीट हो गया। 2 दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लग जा रही है, 91 करोड़ को लग गया है। तो अगले 16 दिन में 8 करोड़ और लोगों को लग जाएगा। तो 8 इसमें जोड़ेंगे, कितने लोग को लग गया, 100 करोड़। 100 करोड़ लोगों को अगले 16 दिन में क्या हो जाएगा, यानी इस 15 तारीख तक में, अगले इस महीने के लास्ट, मतलब आगे 1 हफ्ता या 15 दिन में लगभग हर आदमी कम से कम 1 डोज वैक्सीन की ले चुका होगा। इसके बाद जो बचते हैं वो 18 साल से नीचे वाला बच जाते हैं। जैसे बुतरू बच गया, कितना साल एज हो गया, तो ये सब अभी बेचारा छोटा है, इस सबको वैक्सीन नहीं लगा। तो वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम कोरोना को क्या कर देंगे, बाय बाय, बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, बकलुओं को नहीं लगा, तुमको नहीं लगा, नाबालिग अभी बेचारा बकला, तो छोटे लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगा है। कोविड-19 है, बस अब तक कोविड-21 मत निकल जाए, समझ आ गया। तो उस जगह ना निकले तब दिक्कत, अगर निकल गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो कुछ बीमारियां दूसरे को फैला देती हैं, जैसे टीबी का मरीज। टीबी का मरीज जब सांस छोड़ता है तो 1 मीटर तक दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता है, संक्रमित होता है। 1 मीटर तक दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है, टीबी भी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। तो बीमारी में जो संक्रामक बीमारी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और वो किसी न किसी कारण से बने होते हैं। जैसे या तो फिर बैक्टीरिया से हो जाए, जैसे टीबी क्या है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है, वो क्या है, टीबी, बैक्टीरिया से हो सकता है। नहीं तो कोरोना वायरस से हो सकता है। तो अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है तो वो बैक्टीरिया उड़ के दूसरे में चल गया, ले जाएगा आपको। वायरस से है, दूसरे में चला गया, ले जाएगा आपको। कई तो बीमारी कवक से होती है, खजुवट वगैरह देखेंगे तो खजुवट वगैरह रहेगा, वो खजुआए रहेगा, दिनाए उनाए, और उसका कपड़ा पहन लिए, चाहे वो गमछा उमछा से पोछले है, ले लिए, तो उसमें 2-4 को कवक चल आएगा आपके पास, आपको पूरा खजुवट भर देगा वहां पर। पटना में खजुवट खत्म नहीं होता है। पटना में जिसको खजुवट हुआ ना, कम से कम 3 साल झेलाता है, क्योंकि उसके अगल बगल में बहुत खजुवट वाला घूम रहा है। समझा गया कि नहीं आ गया सर? डिफिशियंसी डिजीज से बॉडी ऑर्गन इफेक्ट नहीं होता है क्या? अब कैसे इफेक्ट नहीं होता है? ग्वाइटर से क्या हो जाता है, गला, एनीमिया से ब्लड, रिकेट से हड्डी, इंसुलिन की कमी से पैंक्रियाज, अब कैसे इफेक्टेड नहीं होगा? तो खतरनाक संक्रामक बीमारी दूसरे को तेजी से फैलाते हैं। जहां पर संक्रामक बीमारी के मरीज रहते हैं वहां पर इंसान को दूरी बनाकर रखना चाहिए, जिसमें मास्क तो अब हम लोग जाने हैं, वरना इसका प्रयोग कौन कर रहे थे, डॉक्टर लोग। सैनिटाइजर अब जाने हैं, सैनिटाइजर का प्रचार जो हुआ या सैनिटाइजर का जो यूज किया गया, सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर था साबुन। सैनिटाइजर बाहर के लिए यूज करना था, लेकिन सैनिटाइजर का बाप होता है साबुन। तो साबुन लीजिए, चाहे घड़ी साबुन, लाइफबॉय साबुन, तो आप सैनिटाइजर में आधा घंटा हाथ धोइए और साबुन से बस 2 मिनट धोइए। ज्यादा तगड़ा काम कौन करेगा, साबुन। लेकिन सैनिटाइजर एक ऑप्शनल रखा गया था कि आप बाहर जाएंगे तो हमेशा साबुन लेके नहीं ना जा सकते हैं।
तब आप क्या करते रहिए, सैनिटाइजर। इसलिए आप देखे होंगे, आपको जब कोरोना से प्रचार का सुनाता होगा तो अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहे। कभी बोला था सैनिटाइजर से धोते रहे? हाँ, साबुन से धोते रहे। तो जिस जगहों पर आपका संक्रामक मरीज रहता है, जिस गाड़ी से संक्रामक मरीज जाता है, उस गाड़ी के ऊपर पीला झंडा या पीला लाइट लगा दिया जाता है, जो ये बताता है कि इसके अंदर भयंकर मरीज बैठा है। वो दूसरे को भी क्या कर देगा? हाँ, संक्रमित कर देगा। अतः संक्रमित होने से बचना है तो संक्रामक बीमारी वालों से दूर रहना पड़ेगा। तो बीमारियों की ओवरऑल आप कैटेगरी देख लिए। अगर किसी चीज की कमी से होगा तो क्या होगा भैया? हाँ, डिफिशियंसी डिजीज। अगर दूसरे वंशानुगत है तो उसे जेनेटिकली हो जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उस नहीं, डायरेक्टली संक्रमण से नहीं होता है, वो डायरेक्ट टच में आता है। जैसे एचआईवी जो है वो तभी टच में आ सकता है जब दोनों का ब्लड आपस में क्या हो जाए, इंटरफेयर हो जाए, या फिर उनका स्पर्म या ओवम आपस में इंटरचेंज हो जाए। क्योंकि जो एचआईवी का वायरस है उसे जिंदा रहने के लिए केवल दो चीज चाहिए, या तो ओवम स्पर्म यानी ये जो बॉडी डिस्चार्ज होते हैं जिसमें मेल से स्पर्म और फीमेल में ओवम, या तो ये यहां जिंदा रह सकता है, यानी गैमेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? गैमेट। मेल गैमेट में क्या आ जाएगा? स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम। और नहीं तो वो कहां जिंदा रह सकता है? ब्लड में। कहां पे? ब्लड। अदरवाइज में एचआईवी वायरस कहीं जिंदा नहीं रह सकता है। एचआईवी वायरस अगर कहीं का जूठा खाना खा लेंगे तो एचआईवी नहीं फैल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? आपके ऊपर थूक दिया तो एचआईवी फैल जाएगा। आपका ब्लड उसके ब्लड में नहीं आना चाहिए, उसका ब्लड आपके शरीर पे गिर गया तो हो जाएगा। टच में नहीं होना चाहिए। पता चला यहाँ ब्लड गिरा है, पता है कि एचआईवी वाला है, आप यहीं पे ब्लेड से काट लीजिए, हो गया काम खत्म। समझ में आ गया? लड़कों को इस सब चीजों से ज्यादा बचना चाहिए। दाढ़ी बनाते समय सैलून, उसको एकदम सख्त हिदायत दीजिए कि अच्छा से तुम डिटॉल से धो। इतना खचरई करता है सर, वही डेटॉल से, हाँ तो सही से कर देंगे। अच्छा से उसको पूरा बढ़िया से कटोरा में या गिलास में रखे रहते हैं डिटॉल। जब रेजर ले तो पूरा पुछवाइए उसको, उसमें नया ब्लेड लगवाइए और उसमें रेजर में पूरा अच्छा से डुबवाइए और डुबैले छोड़ दीजिए। कहो कि सोच रहा हमारा काटना नहीं कि मैं छोड़ दे, ज्यादा नौटंकी करे तो निकल यहाँ से। सोच रहा तू नहीं, एक बार बीमारी होगा कोई नो इलाज नहीं है उसका, तो हम मस्कत के चक्कर में बीमारी लेके बैठेंगे। और ऐसे जगहों से ये ज्यादा फैलता है क्योंकि वहां दिन भर में पर डे 50-60 आदमी कहां से आ रहा है कहां नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं रहता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब चीजों से आपको बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो दूसरे में फैलने वाला बीमारी थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। क्या नहीं हो सकता? अनुवंशिक। आगे बढ़ते अनुमान नहीं जी। माँ से बच्चे में एचआईवी फैलता था पहले, पहला देश क्यूबा था जिसने रोक दिया। अब अनुवांशिक तब कैसे हो गया? नहीं समझे? पहले दवा नहीं थी, अभी क्या हो गई है? रोक दिया जा चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले ऐसा नहीं था। आगे देखते हम लोग। तो देखिए, आप बताइए सबसे खतरनाक बीमारी कौन हो जाएगा? जो संक्रामक है। क्योंकि जिस इंसान में पीड़ित है वो तो ससुरा टेंशन में है, ये साथ में वो डॉक्टरों को दे देगा, दूसरे को भी दे देगा, इसलिए ज्यादा खतरनाक होता। आपके घर में कोरोना का मरीज है और आप ही के घर में मान के चलिए शुगर का मरीज है, खतरनाक कौन है? हालांकि जान तो शुगर भी ले लेता है, ऐसा नहीं है कोरोना नहीं लेता है। तो नहीं, अब जैसे आपके घर में कोई मलेरिया का मरीज है और कोई कोरोना का मरीज है, पता है कोरोना से ज्यादा जान किसने लिया है? मलेरिया ने लिया है। बहुत खतरनाक बीमारी, बहुतों का जान लिया है मलेरिया। अभी भी हर साल भारत में केवल 80,000 लोग की जान ले लेता है। हर साल भारत में अभी भी मलेरिया कितने लोग का जान लेता है? 80,000 का। और हम लोग के अगल बगल में एक मच्छर ऐसे ही घूम रहा है। सब मच्छर नहीं, मच्छरनी सब। मच्छर सब शरीफ होता है सब, वो मतलब फूल का रस चूसता है, मच्छरनी सब मलेरिया कर देती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमारी 4 अलग अलग कारणों से। हम तो कैटेगरी देख लिए। अगर बीमारी वायरस से भी हुआ है और अगर दूसरे को नहीं फैला रहा है तो क्या कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है। जैसे एचआईवी वायरस से ही होता है, डायरेक्टली वो ट्रांसमिटेड नहीं होता। हमारे बगल से कोई एचआईवी का मरीज चला जाएगा तो पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? क्या चीज? मच्छर नहीं, मच्छर काटने से एचआईवी नहीं हो सकता है क्योंकि मच्छर उसको अपने ब्लड में नहीं रखता है, पी जाता है पेट में, और पेट में ब्लड बर्बाद हो जाता है। पेट में ब्लड क्या हो जाएगा? बर्बाद।
जैसे आप ही बीमार हैं, आपको ब्लड चढ़ाना है तो नस में न चढ़ाएंगे कि गिलास में दे देंगे पी लो। किसी को ब्लड चढ़ाना है तो नस में चढ़ाइएगा तभी ना जिंदा रहेगा। और गिलास में पिएंगे इसे ब्लड तो सीधे उसमें लगेगा टाइनिन, क्या लगेगा टाइलिन, डाइस्टेज, एमाइलेज, अंदर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेरिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मारा ब्लड को धज्जी उड़ा दिया वहां पर। तो एचआईवी के मरीज को अगर मच्छर काटता भी है तो वो मच्छर उस ब्लड को क्या करता है, पीता है और सीधे कहां ले जाता है, पाचन तंत्र में। लेकिन अगर किसी का ब्लड अगर आपके मुंह पे लग गया या फिर अगर कैसे भी ब्लड अगर पेट में चला गया तो आपको भी एचआईवी नहीं होगा, बशर्ते आपका कहीं कटा पिटा न हो। पता चला ब्रश अच्छा से नहीं करते हैं, स्कर्वी रोग है, मुंह से खून आता है, कोनो ब्लड दांते काट लिए कोनो एचआईवी के मरीज ले ओकरा दांते काटे हैं, ओकरा तो ब्लड आ गया, ओकरा था एचआईवी, आपको तो स्कर्वी, आपके मुंह से क्या आता था, खून, ओकरा टच हो गया, काम खत्म। अब गिनते रहिए अपना दिन, 3 साल बाद आपको पता चलेगा एचआईवी हो गया। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये इस बीमारी की सबसे बड़ी खराबी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है किसी को 3 सालों तक, 3 साल बाद उसको लक्षण दिखता है, तब तक कोई उपाय नहीं है। 3 साल से पहले पता चलेगा तो प्रेप से इलाज किया जा सकता है, बट ठीक नहीं होते हैं, मरने से बचाया जा सकता है। प्रेप समझ में गया। अब बीमारी आएगा तब आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको कैटेगरी पढ़ा दिए। अब हम आपको कवक से होने वाली बीमारी पढ़ाएंगे। किससे? कवक से। कवक के बाद आपको कवक होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, जोआ। प्रोटोजोआ के बाद जीवाणु से होने वाले बीमारी, जीवाणु के बाद विषाणु से होने वाले बीमारी, विषाणु के बाद कृमि से होने वाला बीमारी, कृमि से होने वाला बीमारी जैसे फाइलेरिया वगैरह हो जाता है। उसके बाद वेक्टर बीमारी, मच्छर और मच्छरनी से जैसे सोने की बीमारी, काला जार, ये सब वेक्टर, ये डिजीज। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है एग्जाम में कि डिजीज से पूछना ही पूछना है, समझ में आ गया। तो आगे आप इसको कल पढ़ा देंगे डिजीज को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।